हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 टू 27 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना कोई भी पार्ट स्किप किए पूरा सेशन आपको अटेंड करना है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जवाब भी जरूर देने हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है 26 ऑफ अप्रैल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा यानी आईपी की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब क्या है, यानी कुछ लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं समझ में आती है, तो मैं उनको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है नवाचार यानी या रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की है, जैसे जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं एआई। आज के टाइम पर आप बहुत नाम सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले एआई का निर्माण किया है, उस व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब मानी जाएगी कौन? एआई। और इसे पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड करवाना होता है विपो नाम की संस्था में, ठीक है? तो हम लोग कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? तो इस तरह की जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे आपने पहली बार सुना होगा जब एसी किसी व्यक्ति ने बनाई होगी, एयर कंडीशनिंग करने का की बात किसी ने सोची होगी, या आप बल्ब की ही बात, यहाँ पर बल्ब आपको दिख रहा है, बल्ब जिसने सबसे पहली बार बनाया, उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी क्या हो गई? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाई। ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति जो पहली बार कोई नई चीज क्रिएट करते हैं, कोई नई चीज इनोवेट करते हैं, तो उनके नाम की वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है? चलिए, फिलहाल बात करते हैं इस साल की थीम क्या रहेगी। तो 2024 की थीम है आईपी और एसडीजीज, बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हर हर एक जगह एक वर्ड कॉमन आएगा, वो है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ध्यान रखना है, क्योंकि यही तो इसका आप ऐसा कहें निचोड़ है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का, कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाए जिससे। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आई हो तो आप जरूर बताइए, मैं और भी आसान भाषा में और अलग-अलग एग्जांपल के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा अगले सेशन में। In 2000, WIPO member states designated 26 April the day on which the WIPO Convention came into force in 1970 as World IP Day with the aim of increasing general understanding of IP। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी न्यूज़ है। बात करते हैं वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना, अभी रजिस्ट्रेशन होता है और आईपी क्रिएट होती हैं, तो ये पर्टिकुलरली कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? तो वीपो नाम की संस्था करती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। अब वीपो का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए वीपो का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जिसका फॉर्मेशन कब किया गया है? तो वीपो फॉर्म्ड ऑन 14th ऑफ जुलाई 1967, स्टार्टेड ऑपरेशन इन 1970, यानी इसका फाउंडेशन 14 जुलाई 1967 में किया गया, लेकिन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1970 से। 1974 में वीपो जॉइंस द यूनाइटेड नेशन एज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूएन, यानी यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी के रूप में काम करने लगी 1974 में ये ऑर्गेनाइजेशन। करेंटली इसमें टोटल कितने मेंबर स्टेट्स हैं? तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं। फिलिस्तीन फिलिस्तीन हैज परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस। तो परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस में कौन सा राष्ट्र है, कौन सा नेशन है? तो ध्यान रखना है, वो है फिलिस्तीन। इंडिया ने वीपो कब ज्वाइन किया है? तो इंडिया ने वीपो ज्वाइन किया है 1975 में। इंडिया जॉइन्स वीपो इन 1975, तो ये ईयर ध्यान रखना है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल हैं डैरेन टैंग ऑफ सिंगापुर। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आप सभी जानते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कई बार आपने ये पढ़ा है। इसको कौन जारी करता है? तो वीपो नाम की संस्था जारी करती है। एज इट इज आपको ये वाली बातें भी ध्यान रखनी है। चलिए, फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है श्रीजा अकुला सरपासेस मनिका एज इंडियाज नंबर 1 टेनिस टेबल टेनिस प्लेयर। तो ध्यान क्या रखना है आपको?
ध्यान रखना है कि श्रीजा अकुला ने मनिका को सरपास करके इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर बन गई हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी आपको यहाँ पर दिख रही है, ये कौन है? तो ये है टेबल टेनिस प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम आपको एज़ इट इज़ ध्यान रखना है, वो है श्रीजा अकुला। ठीक है। बात करें अगर तो सीडब्ल्यूजी यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स मिक्स्ड डबल चैंपियन Sriza Akula became the top ranked Indian women table tennis player after rising to career high rank of 38 in latest ITTF chart, replacing Manika Batra. Manika Batra को पीछे छोड़कर ये नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर बन चुकी हैं भारत की। तो एज इट इज ध्यान रखना है, भारत की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर कौन है? तो श्रीजा अकुला। सेकंड नंबर पर कौन है? मनिका बत्रा जी। ठीक है। चलिए, Sirja has had won mixed doubles gold medal in 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स alongside veteran शरत कमल। तो शरत कमल अचंता का नाम आपने सुना होगा। शरत कमल अचंता, कई बार ये प्रीवियसली ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं पर्सनालिटी, ये भी एक टेबल टेनिस प्लेयर है ना? इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ये वाली बात भी आप सभी को पता है शरत कमल अचंता जी को। और इनके साथ मिलकर सृजा अकुला ने गोल्ड मेडल हासिल किया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यही सारी बातें आपको हिंदी में भी यहाँ पर मिलेंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पीडीएफ को आसानी से देखकर आप आसानी से सारी चीजें पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है सौरव घोषाल रिटायर्स फ्रॉम प्रोफेशनल स्क्वैश। तो सबसे पहले याद रखने वाली बात क्या है? तो पहले हाल ही में किसने रिटायर किया है स्क्वैश से? तो सौरव घोषाल। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है स्क्वैश प्लेयर सौरव घोषाल, या सौरभ घोषाल किस खेल से बिलोंग करते हैं जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है? इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो वो है स्क्वैश प्लेयर। ध्यान रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। During his career, Ghoshal won 12 professional squash association titles and multiple medals at the Commonwealth Games and Asian Games. इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, जिनमें स्पेशली 12 टाइटल्स। ध्यान रखना है, ही इज द ओनली इंडियन मैन टू एंटर द टॉप 10 इन द वर्ल्ड स्क्वैश रैंकिंग। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई पूरे वर्ल्ड स्क्वैश रैंकिंग में। इसके अलावा द 9 टाइम एशियन गेम्स मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल इन द टीम्स इवेंट एट द 2020 2014 and 2022 Asian Games. Ghoshal has to his name 13 national titles and 3 Commonwealth Games medal. क्या ये बहुत सारे मेडल्स आपको याद रखना है? नहीं, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, स्क्वैश प्लेयर का नाम है सौरव घोषाल, सौरव घोषाल। अब घोषाल से आपको एक और पर्सनालिटी का नाम भी याद आता होगा, वो है श्रेया घोषाल। ठीक है, श्रेया घोषाल से आप भी आपको याद आता होगा। हालांकि इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बस सरनेम आप ऐसा कह सकते हैं कि सेम है। सौरव घोषाल स्क्वैश प्लेयर है ये, एज इट इज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। बात करते हैं एक नई टर्मिनोलॉजी जिसका नाम क्या है? डॉक्सिंग। डॉक्सिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, एक नई टर्मिनोलॉजी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोलने वाला हूं उस पर आपको ध्यान रखना है। ऐसे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं जिनमें कंप्यूटर नाम की सब्जेक्ट इंक्लूड है, कंप्यूटर नाम की सब्जेक्ट इंक्लूड है, उनको तो ये शब्द बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। अगर आप एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं तो एमपीपीएससी में क्योंकि है, इसलिए आपको एमपीपीएससी के एस्पिरेंट होकर आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो डॉक्सिंग है क्या? एज इट इज चलिए पढ़ते हैं। डॉक्सिंग शब्द ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट वाक्यांश से लिया गया है। तो सबसे पहली ही चीज इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। द वर्ड डॉक्सिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेज ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट्स। कहां से ये वर्ड डिराइव हुआ है? तो ये वर्ड डिराइव हुआ है ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट से। डॉक्सिंग किसी व्यक्ति की सहमति के बिना अक्सर दुर्घटनापूर्ण इरादे से उसकी निजी जानकारी को ऑनलाइन प्रकट करना है। डॉक्सिंग इज ए रिवेलेशन ऑफ पर्सन्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन विदाउट देयर कंसेंट, ऑफन विथ मैलिशियस कंटेंट। यानी कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका जो पर्सनल डेटा जो कि आप सभी किसी भी ऐप को या किसी भी सॉफ्टवेयर को देते हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर से दुर्भावनापूर्ण, यानी कि स्पेसिफिकली विदाउट आपकी कंसेंट के बिना, यानी आपकी सहमत के बिना उसे लीक करना क्या कहलाता है? डॉक्सिंग कहलाता है। या ऑनलाइन प्रकट कर देना, वो सब सारी चीजें क्या कहलाती हैं? डॉक्सिंग कहलाती हैं, है ना? तो आपकी सहमत के बिना किसी गलत इरादे से आपकी निजी जानकारी को ऑनलाइन अगर प्रकट कर दिया जाए, ऑनलाइन दिखा दिया जाए, तो ये सारी चीजें डॉक्सिंग कहलाती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये दूसरी लाइन भी। ठीक है, इसके अलावा डॉक्सर्स क्या करते हैं? तो डॉक्सर्स
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं थ्रू आईपी एड्रेस, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, बाय डेटा फ्रॉम ब्रोकर्स, फिशिंग कैंपेन्स एंड इवन इंटरसेप्ट इंटरनेट ट्रैफिक। यानी डॉक्सर्स करते क्या हैं? डॉक्सर्स आपकी इंफॉर्मेशन को कहाँ से कलेक्ट करते हैं? तो वही जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया प्रोफाइल से। जैसे आपने फेसबुक में कोई प्रोफाइल बनाई है तो वहां से हो सकता है, यानी फेसबुक से हो सकता है, या फिर आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, या फिर आप कोई भी ऐप चला रहे हैं अपने मोबाइल पर, वहां पर अगर आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की है तो वहां से वो इंफॉर्मेशन को चुराते हैं और उसे ऑनलाइन रिवील करते हैं। इस तरह की चीजें क्या कहलाती हैं? डॉक्सिंग कहलाती हैं, और जो ये इंफॉर्मेशन रिलीज करता है उसे डॉक्सर्स कहा जाता है। डॉक इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली ऑर्डर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर को कहा है टू टेक डाउन कंटेंट रिवीलिंग प्राइवेट एंड प्रोफेशनल डिटेल्स ऑफ अ वुमन। स्पेसिफिकली वुमेन की सारी डिटेल क्या करना है? टेक डाउन करना है, बट रूल्ड दैट द केस वाज नॉट रिलेटेड टू डॉक्सिंग एज द इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल इन पब्लिक। हाई कोर्ट ने इसे डॉक्सिंग का केस नहीं माना है एज इट इज, बट ये जो सारी चीजें हैं, ये डॉक्सिंग नाम का ये जो नया वर्ड हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ, ये इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो हम बात नहीं कर रहे हैं इस केस के बारे में, तो इस केस को आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊपर की तीनों लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको यहाँ से समझ में आएगी अगली स्लाइड से। क्योंकि डॉक्सिंग या डॉक्सर्स को भारतीय कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्सिंग को भारतीय कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, और ना ही इसे भारत में वैधानिक अपराध माना गया है। इस वजह से इस ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो चल रही हैं भारत में, ये एज़ इट इज़ मतलब वो अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। और ये वर्ड तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इस वजह से। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी अधिनियम 2023, जो नागरिकों को डेटा गोपनीयता की रक्षा के लिए बनाया गया है, विशेष रूप से व्यक्तिगत डेटा जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है या उपलब्ध कराया गया है, पर लागू नहीं होने का उल्लेख किया गया है। इसमें सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी भी शामिल है। यानी ये जो पर्टिकुलरली डीपीडीपी एक्ट है ना, जो अपने भारत में चल रहा है, ये पर्टिकुलर एक्ट ये इंश्योर करता है कि ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं भारत में, यानी कि पर्सनल डेटा जो लीक कर देते हैं या पर्सनल डेटा जो ऑनलाइन उपलब्ध करा देते हैं, ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। इस वजह से जो डॉक्सर्स हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। जो लोग भारत में धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, वे राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना? ऐसे व्यक्ति जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो कहाँ रिपोर्ट करेंगे? तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑनलाइन इसे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, और इस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ये आपके काम की बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपको ना लगे, तो बिल्कुल नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, सिर्फ़ उन्हें आपको नोट डाउन करना है और लिखना है। प्रश्न वहीं से बनेगा, घुमा-फिरा के बनेगा, लेकिन जितना भी बनेगा प्रश्न वहीं से बनेगा। ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वन नेशन वन एयर स्पेस। हाल ही में वन नेशन वन एयर स्पेस, जिसका नाम क्या रखा गया है? ईशान रखा गया है। इंडिया का ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है? एज़ इट इज़ इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन एयर स्पेस। वन ने नेशन वन एयर स्पेस की जब हम लोग बात करते हैं, हवाई यातायात प्रबंधन एटीएम को सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए भारत ने अपने 4 हवाई क्षेत्रों को पूरे देश में फैली एक इकाई में समेकित करने की प्रक्रिया शुरू की है। अब मैं आपको बताता हूँ ये हो क्या रहा है अपने भारत में, ये जो पूरा जो सिस्टम है वो चलता किस तरह से है। अगर आप बात करें एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जिसे आप एटीएम कह रहे हैं, एटीएम यानी कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये वो नहीं है, ध्यान रखना है, जो एटीएम आपके नुक्कड़ पर लगे होते हैं ना, वो एटीएम की बात नहीं हो रही है ना? यहाँ बात हो रही है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो इंडिया का है, वो किस तरह से ऑपरेट करता है अगर बात करें, तो ये अपने 4 सेंटर से ऑपरेट करता है। इसके 4 सेंटर हैं टोटल। कहाँ-कहाँ ये सेंटर हैं? तो ये है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। ये पर्टिकुलर 4 सेंटर से पूरा एयर स्पेस कंट्रोल होता है अभी तक। लेकिन बात ये चल रही है कि हम इन 4 सेंटर की बजाय किसी एक जगह पर, यानी एक राष्ट्र है हमारा, तो एक जगह पर पूरी सारी चीज़ें, सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जाए और एक पर्टिकुलर एयर स्पेस बना दिया जाए। ये सारा चर्चा चल रही है। इसी चर्चा को नाम क्या दिया, इसी प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया है उन्होंने? ईशान। तो सर इम्पोर्टेंट क्या हो गया इस पे? इसमें इम्पोर्टेंट ये हो गया कि आपको उन 4 सेंटर्स के बारे में पता होना चाहिए। यानी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है, 4 सेंटर से हो रहा है। वो 4 सेंटर्स कहाँ-कहाँ हैं? तो वो 4 सेंटर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये
आपको इंडिया के 4 अलग-अलग कोनों में दिखाई देंगे। कहने का मतलब क्या है भाई? बिल्कुल सिंपल सा मतलब है सर, जब आप कुछ ऐसा इंडिया का मैप बनाते हैं, तो आपको ये वाली बात समझ में आती है, हमें ये बात समझ में आती है कि मुंबई आपका यहाँ पर मुंबई आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको कहीं पर दिल्ली देखने को मिलेगा। तो आप देखिए ये जो 4 सेंटर वो किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं। कोलकाता आपको यहाँ ईस्टर्न साइड पर देखने को मिलेगा और सबसे लास्ट में आपको चेन्नई देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेंटर हैं, ये बिल्कुल भारत के चारों कोनों पर आपको दिखाई देंगे और यहीं से पूरा एयर ट्रैफिक हमारे देश का कंट्रोल किया जाता है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुकी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये जो पर्टिकुलर ट्रैफिक कंट्रोल को एक एक पर्टिकुलर एयर स्पेस प्रदान करना है और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है ईशान। तो ईशान का फुल फॉर्म भी तो पता होना चाहिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है ईशान का फुल फॉर्म। ईशान का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? तो ईशान का फुल फॉर्म है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ईशान इनिशिएटिव, जिसका सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? जिसका सेंटर नागपुर में बनाया जाएगा। सर नहीं समझ में आया, ये नागपुर की लोकेशन अगर आपको ध्यान से देखनी है, तो नागपुर कहाँ पर दिखेगा आपको? बिल्कुल सेंटर पे देखने को मिलेगा यहाँ पर, नागपुर, ठीक है? नागपुर ऑलमोस्ट सेंटर पे है भारत के, इस वजह से नागपुर को सेंटर बनाया गया है, तो सर नागपुर सेंटर को भी ध्यान रखना है क्या? बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अभी तक 4 अलग-अलग सेंटर थे, लेकिन अब एक सेंटर बनाने की बात चल रही है, वो कहाँ होगा? वो नागपुर में होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो आसानी से स्लाइड से आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। चलिए, ये न्यूज़ जो थी, वो सारी न्यूज़ का क्रक्स मैंने आपको बता दिया। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आईसीसी रोप्स इन उसैन बोल्ट एज टी20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर। हाल ही में आईसीसी ने उसैन बोल्ट साहब जो कि बहुत भयंकर वाले धावक हैं, इन्हें टी20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर नियुक्त किया है। टी20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? तो आप सभी को पता है 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आगामी टी20 विश्व कप होने वाला है और उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उसैन बोल्ट को राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात करें इनके बारे में यानी उसैन बोल्ट के बारे में, तो उसैन बोल्ट जमैका में जन्मे हैं। 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक खेलों में इन्होंने इतिहास रचा था, जहां उन्होंने विश्व रिकॉर्ड के समय में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ जीती थी। 8 बार, ना सिर्फ 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है भाई। नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है। ओलंपिक्स में 8 बार स्वर्ण पदक विजेता उसैन बोल्ट लगातार 3 ओलंपिक बीजिंग 2008, लंदन 2012 और रियो 2016 में ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर खिताब जीतने वाले एकमात्र धावक है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी, इनके बारे में ध्यान रखना है। आईसीसी ने इन्हें हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज बात करते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी फादर ऑफ एआई किन्हें कहा जाता है? दूसरा आपको बताना है वीपू का फाउंडेशन कब किया गया था? तो फाउंडेशन ईयर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फाउंडेशन ईयर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपको कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे उम्मीद है कि सारा सेशन आपको समझ में आया होगा और इन पर्टिकुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। अगर आपकी किसी तरह की क्वेरी है तो आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स से भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अपने सवाल रख सकते हैं, बिल्कुल दाग सकते हैं अपने सवाल और स्पेसिफिकली टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इस पूरे सेशन की पीडीएफ भी आसानी से मिल जाएगी। हम लोग मिलेंगे अपने फिर से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।